गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी सेमेस्टर 4 में आज ये हमारा पहला टॉपिक है। हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस लर्निंग प्रोसेस में। अगर हम आपका सिलेबस देखें तो इस सिलेबस के यूनिट फर्स्ट में जो पहला टॉपिक है वो वेदर एंड क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर, लोकल विंड, मॉनसून, इन्वर्जन, क्लाउड वगैरह ये प्रमुख टॉपिक हैं। तो इसके पीछे हमारा क्या रेशनल है, तर्क क्या है कि जो मेजर क्लाइमेटिक जोन्स है और ओशियनिक करंट जो डेवलप होते हैं वो अर्थ के जो नेचुरल कैपिटल है उसके की कंपोनेंट है। और जो क्लाइमेट में हम डिफरेंसेस देखते हैं उनके कारण से बायोजियोग्राफिक रीजन्स का निर्धारण होता है। जैसा कि हमने इस सिलेबस को देखा, यहाँ पर हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, इन्वर्जन किसे कहते हैं, क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, विंड्स, लोकल एज वेल एज ग्लोबल विंड्स पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे, इंडियन मानसून सिस्टम के बारे में, क्लाउड के बारे में। हम आने वाले अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर इन चीज़ों की जानकारी लेने वाले हैं। और हमारा जो ओवरऑल उद्देश्य है वो ये है कि आप इस लेक्चर सीरीज के बाद में आप जो टेम्परेचर और मेजर गैसेस का वर्टिकल प्रोफाइल है उसको डिस्क्राइब कर सकें, इन्वर्जन, लैप्स रेट को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, विंड, ग्लोबल विंड पैटर्न को समझ पाए ये क्या होता है, इंडियन मानसून सिस्टम को स्केच कर पाए कि किस तरीके से है, और क्लाउड फॉर्मेशन को आप समझ पाए कि कैसे होगा। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल उद्देश्य होगा। ये कई सारे लेक्चर्स इस सीरीज में होने वाले हैं, इस टॉपिक के लिए होने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिए उसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर की या मौसम, जिसे हम सामान्य तौर पे कहते हैं, और क्लाइमेट, जलवायु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर की, मौसम की। तो वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस डे टू डे। वेदर या मौसम हम उसे कहेंगे जिसे हम रोजाना महसूस करते हैं, रोजाना एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक टेम्परेचर, लाइक एयर प्रेशर, लाइक ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन, क्लाउड कवर, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड। ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनको हम डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं और इनको हम वेदर कहते हैं। तो किसी एक निश्चित किसी एक जगह और एक समय पर, किसी एक जगह एक समय पर जो एटमॉस्फेयर की स्थिति होती है उसको हम वेदर कहेंगे। तो वेदर एक स्पेशल टेम्पोरल एक फिनोमेना है, गिवन टाइम और प्लेस पर जो स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है दैट इज कॉल्ड वेदर। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है परिभाषित किया जाता है इज डिटरमाइंड बाय लॉन्ग टर्म एवरेज प्रेसिपिटेशन एंड एवरेज टेम्परेचर which is influenced by latitude, altitude, ocean current and affect evolution and response, distribution of biota and ecological dynamics। ये हम एक क्लाइमेट क्या होता है उसके बारे में हम कह सकते हैं। एक और चीज याद रखिए, जब हम एवरेज प्रिसिपिटेशन की बात करते हैं तो प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है ऑल फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, सभी प्रकार के मॉइस्चर जो कि सरफेस तक पहुंचते हैं, जिसमें रेन भी शामिल है, स्लीट शामिल है, स्नो शामिल है, हेल शामिल है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। और किस तरीके से ये सभी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं वो हमने इसमें एक जो फ्लो डायग्राम देखा है इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर है वो किस तरीके से लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ओशन करंट से प्रभावित होता है, और ये इंटर्न इवोल्यूशन इन रिस्पॉन्स, इकोलॉजिकल डायनेमिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटा को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे प्रमुख बात आती है कि क्लाइमेट क्या है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट, और वेदर क्या है, व्हाट वी गेट, जो हमें मिलता है वो मौसम है, वेदर है, और जिसकी हम उम्मीद करते हैं या जिसको हम
आइडियल कह सकते हैं, या जिससे हम थ्योरेटिकल चीज कह सकते हैं कि वहां की क्या होनी चाहिए, दैट इज क्लाइमेट। तो यहाँ पर जब भी हम क्लाइमेट पढ़ते हैं तो अक्सर हम दो शब्दों की बात करते हैं, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और क्लाइमेट चेंज। तो ये दोनों शब्द अलग हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इनके बारे में हमें समझ लेना चाहिए। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। जब एवरेज वेरिएबल कंडीशन के आसपास शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होते हैं तो उन्हें हम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी कहते हैं। लाइक जब आप इंसो अल नीनो साउथ ऑसिलेशन की बात करते हैं तो ये चीजें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के पार्ट में आती हैं। और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ये कई दशकों या उससे भी ज्यादा समय के लिए ये ऑपरेट होता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो ऑपरेट होता है ओवर द डिकेड्स इन लॉन्ग। और यहाँ पर आप बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड अर्थ सिस्टम मॉडल्स के माध्यम से, जिनको ESM कहा जाता है, इसको प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज वो है जिसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ना कि एक्चुअली हम जो देख रहे हैं वो। अक्सर हम क्लाइमेट चेंज न देख के हम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट करते हैं कि किस तरीके का बदलाव आएगा, उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जो कि बेस होता है ESMs के ऊपर, अर्थ सिस्टम मॉडल्स के ऊपर। और ये जो मॉडल्स होते हैं यहाँ पर भी हम समझे तो ये बेस होते हैं सिनेरियो के ऊपर कि किस तरह का परिदृश्य है। तो इसमें जब हम परिदृश्य की बात करेंगे तो इसमें कई सारी वैल्यूज आती है, लाइक कि उस वक्त फ्यूचर में कितने जनसंख्या होगी, कहाँ कहाँ वो जनसंख्या हो सकती है, किस तरह की उनका वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से फूड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कितने होने की आवश्यकता है। तो ये सारे के सारे इस तरीके के कई सारे पैरामीटर और भी ज्यादा पैरामीटर्स हैं जिन सबको इनपुट किया जाता है इस ESMs में, जिसके आधार पे ये प्रोजेक्ट हो पाता है कि फ्यूचर का जो क्लाइमेट होगा वो किस तरीके का होगा। लाइक फ्यूल कंजप्शन हो गया, फूड कंजप्शन हो गया, जो हम ये कहें लैंड यूज चेंज है, LULC लैंड यूज लैंड चेंज जो है, तो ये सारे के सारे असर डालते हैं क्लाइमेट के ऊपर। तो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर में किस तरीके का बदलाव होने वाला है, उसका जो अजम्पशन है कि प्रोजेक्ट करना कि किस तरीके से हो सकेगा, वो सारा का सारा हम क्लाइमेट चेंज के अंदर लेके चलते हैं। आगे हम बढ़े तो सबसे पहले जो आपने वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन कर लिया कि किस तरीके से वेदर और क्लाइमेट क्या है। नाउ जो हमारा पहला पॉइंट है हम उसके ऊपर आते हैं कि गैसेस और टेम्परेचर का वर्टिकल प्रोफाइल कैसा है। तो अगर आप सिंपली वर्टिकल प्रोफाइल देखेंगे अर्थ का तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इनर मोस्ट आप लेयर देखेंगे जो कि अर्थ सरफेस से जुड़ी हुई है, उसके साथ ही है, उसके जस्ट ऊपर है, वो है ट्रोपोस्फियर, फॉलोड बाय स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, और उसके बाद सबसे बाहर एक्सोस्फियर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सन जो है वो अर्थ के लिए लाइट का सोर्स है, और सन से हमें जो रोशनी प्राप्त हो रही है वो एक्स रेज से लेकर के IR रेंज तक हमें मिल रहा है, जिसमें से आप देखेंगे तो जो विजिबल एंड IR रेंज है वो ही पृथ्वी तक पहुंच पाती है, जबकि कुछ मात्रा में नियर यूवीज भी पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। लेकिन अधिकांश जो नियर यूवीज हैं वो ट्रोपोस्फियर के अंदर उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जबकि जो मिडिल यूवीज हैं जो 200 से 300 नैनोमीटर के दायरे तक आती हैं वो स्ट्रेटोस्फियर तक आती हैं और वहां पर उनका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। जबकि फार यूवीज एंड एक्सट्रीम यूवीज जो हैं वो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर थर्मोस्फेयर तक ही वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, नहीं पहुंच पाती, जबकि एक्सरेस जो है वो मेसोस्फीयर तक आती है। इसके अलावा जो अर्थ है वो भी खुद रेडिएट करती है, और इसके कारण से जो आप यहाँ देख रहे हैं कि अर्थ जब रेडिएट करती है तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रेटोस्फीयर देख रहे हैं वह जहाँ पर ये लेयर बन रही है ओजोन लेयर,
इसकी मौजूदगी, वाटर जो वेपर है उसकी मौजूदगी और अन्य कई कारणों से आप देखेंगे कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 18 डिग्री के आसपास बना रहता है। ये एक ब्लैंकेट के तौर पे कार्य करती है। इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर प्रोफाइल देखेंगे तो आप यहाँ पे कई जगह पे इन्वर्जन की एक फिनोमिना जरूर ऑब्जर्व करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और सर्वाधिक जो तापमान हो जाता है वो जैसे आपको मालूम होगा थर्मोस्फीयर में, जो कि सोलर मैक्सिमा के दौरान करीब 1200 केल्विन तक पहुंच जाता है, जबकि सोलर मिनिमा के दौरान करीब 750 से 800 केल्विन के आसपास तक रहता है। इसके अलावा जो हैवी डेंस गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये जहाँ ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर तक काफी अधिक मात्रा में मौजूद है, जबकि लाइटर जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह, ये अपर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये मौजूद होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके का गैसियस कंपोजिशन यहाँ पर रहता है। तो एटमॉस्फेयर का अगर आप गैसियस कंपोजिशन देखेंगे तो इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा जो है वो नाइट्रोजन की है, जो कि करीब 78.08% के आसपास है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा करीबन 21%, 20.94% है। इसके अलावा आर्गन 0.93% और अदर गैसेज जो कि 0.05% कंट्रीब्यूट करती हैं, उनके अंदर आप देखेंगे उसमें सर्वाधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की है, जो कि 0.043% होता है। इसके अलावा नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, मीथेन, जीनॉन एंड हाइड्रोजन भी मौजूद होती है। जगह के स्थान आधार पर और समुद्र से कितनी प्रॉक्सिमिटी है और किस तरह का वहां पर वेदर या क्लाइमेट कंडीशन है, उसके हिसाब से वाटर वेपर 0.001% से लेकर 5% तक वेरी कर सकती है। यहाँ आप एक बात याद रखिए, जो हम गैसेस कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का देखते हैं वो ड्राई गैस कंपोजिशन होता है, इसमें वाटर वेपर शामिल नहीं है। अगर वाटर वेपर उस एटमॉस्फेयर में शामिल है तो ऐसी स्थिति में प्रोपोर्शनेटली ये जो बाकी गैसेस हैं इनका अनुपात तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो जो वाटर वेपर है उसकी परसेंटेज 0.25% के आसपास मास के हिसाब से पूरे एटमॉस्फेयर में हो सकती है। तो अभी आज तक हमने जो जाना है वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर तक जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट जब टर्न आएगा तो हम जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं वो कैसी हैं, उनका कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। आज का अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।